बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप क्लास 8 की क्यूरियोसिटी का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि उन्होंने हमको 6 पार्ट्स दिए हैं सेल के और हमको उसमें से पता करना है कि कौन सा इसमें से पार्ट सिर्फ एनिमल सेल में है, कुछ बैक्टीरियल सेल में, कुछ प्लांट सेल में और कुछ कॉमनली तीनों में है। तो आइए हम चालू करते हैं फर्स्ट से। हमारा फर्स्ट है बच्चों एनिमल सेल। लुक एट हियर, दिस इज आवर एनिमल सेल। मैं सबसे पहले सबके आउटर स्ट्रक्चर बना रही हूँ बच्चों, ठीक है। ये रहा आउटर स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में स्पेशली एक आउटर स्ट्रक्चर होता है बच्चों, थोड़ा सा लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है। इस आउटर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर स्ट्रक्चर होता है और इस आउटर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल वॉल। लुक एट हियर, ये जो सेल वॉल है वो बैक्टीरियल सेल में और एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो हम लिख देते हैं, हमको प्लांट सेल में स्पेशल फीचर्स क्या मिला बच्चों? सेल वॉल मिला। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हमने सेल वॉल को लिया। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। अब सेकंड हमको मिल रहा है बच्चों, हमारा सेकंड पॉइंट सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, प्लांट सेल का ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? आउटर। बट इसमें एक स्ट्रक्चर और है अंदर में, एक वॉल और है अंदर में। इस वॉल को हम बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में भी पाई जाती है और यही सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। यानी कि तीनों में ऐसा स्ट्रक्चर जो कॉमनली मिलता है वो है सेल मेम्ब्रेन। हमने 2 पॉइंट क्लियर किया। हमको जो 6 पॉइंट्स दिए थे उसमें से हमने कौन कौन से क्लियर किए? सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। बट रिमेंबर, एक और एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फंजाई। फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है, बट दिस इज बैक्टीरिया। दिस इज एक्सेप्शन बच्चों, ये आपकी बुक में दिया है, दिस इज एक्सेप्शन। यानी कि बैक्टीरियल सेल का एक बैक्टीरिया फंजाई है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, अदरवाइज सेल वॉल से प्लांट सेल में ही पाई जाती है। इस एक्सेप्शन को हम चाहे तो लिख सकते हैं बैक्टीरियल में कि ओनली फंजाई में ये हमको सेल वॉल मिलती है। कौन है बच्चों? ये रहा सेल वॉल ओनली फंजाई में, ठीक है। और अदर बैक्टीरियाज में डायरेक्ट आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। तो हमको फर्स्ट मिल गया था सेल मेम्ब्रेन। आइए सेकंड हम ढूंढते हैं क्या चीज कॉमनली मिलेगा। पहले हम कॉमनली को देखते हैं बच्चों, है ना। हमारे सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक स्ट्रक्चर होता है कुछ सर्कल जैसा गोलाकार आकृति का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब बताइए दोनों में क्या चीज कॉमन मिला हमको? न्यूक्लियस मिला। NUCLEUS, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस किसमें मिल रहा है बच्चों? न्यूक्लियस हमको मिल रहा है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर है जो हमको बैक्टीरियल सेल में मिलता है, जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बच्चों, इसमें न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है। तो प्लांट सेल में सिर्फ हमको एक चीज और मिल रहा है, न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हमने न्यूक्लियोइड्स कर लिया। अब हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब आउटर मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक के एक डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो तीनों भी सेल में कॉमनली मिलता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट इज इट? साइटोप्लाज्म। तो तीनों में हमको क्या मिला? तीनों में हमको आउटर मेम्ब्रेन से लेके यहाँ न्यूक्लियाइड्स तक के
जो डेंस साइटोप्लाज्म है वो तीनों में कॉमनली मिला, तो राइट डाउन साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज अवर साइटोप्लाज्म। अब देखिए हमारा साइटोप्लाज्म भी हो गया। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ यहाँ पर एक वैक्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पार्टिकल्स होते हैं, ग्रीन कलर के पार्टिकल्स होते हैं, और वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में। यानी कि यहाँ से अब मैं इस न्यूक्लियस को हटा देती हूँ और मैं लिख देती हूँ क्लोरोप्लास्ट। अब बच जाता है एनिमल सेल में ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी के सेल्स में इस वक्त हमको नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में ये जो हमको सारी चीजें दी है बच्चों, ये सभी में कॉमनली मिल ही रही है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस भी है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, हम इसकी तीनों भी चीजों को लिख चुके जो हमारे बुक में दिया हुआ है। आइए बैक्टीरियल सेल में हमको क्या नया मिला। बैक्टीरियल सेल में हमको एक नया चीज मिला बच्चों, जिसको हमने न्यूक्लियोइड्स कहा, और क्योंकि सेल वॉल सब में कॉमनली था तो इसमें हमको सेल मेम्ब्रेन भी मिला, और इसमें हमको और क्या चीज मिला बच्चों? इसमें हमको साइटोप्लाज्म भी मिला। अब बात आती है प्लांट सेल में हमको क्या क्या मिला। प्लांट सेल में यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर्स दिए गए थे उसमें इस न्यूक्लियोइड्स को छोड़ के बाकी चारों चीजें अवेलेबल थी। प्लांट सेल में यहाँ पर थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों भी आप लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में यहाँ से सेल वॉल भी प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट था, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, इवन सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट था। ओनली न्यूक्लियोइड्स जो थी वो बैक्टीरियल सेल में पाई गई। तो ये रहा हमारा सेल स्ट्रक्चर। इसमें हमको कुछ सर्कल जैसा दिया हुआ है, लुक इट हियर। आप लोग देखिए यहाँ पर दिया है, जिसमें हमसे ये कहा जा रहा कॉमन टू ऑल 3 सेल्स, ओनली इन बैक्टीरियल, ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन एनिमल सेल। हमको यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स दिए थे, हमने 6 पॉइंट्स को कवर किया। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आनंदी टुक, बच्चों आप पेज नंबर 25 पे आ जाइए आपके बुक के। नाउ आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क्ड देम A and B. Look at here, Anandi took 2 test tube. This is Anandi have 2 test tube. Okay, no, only normally test tube. Okay. This is test tube number A and this is test tube number B. Anandi take 2 test tube and marked them A and B. Yes, she marked A and B. She put 2 spoonful of sugar solution in each of the test tube. Sugar. Okay. Now next. Then she attached 2 incompletely inflated. No, in test tube B, she added a spoonful of yeast. उसने यहाँ पर 1 चम्मच ईस्ट ऐड किया। क्या ऐड किया बच्चों? ईस्ट ऐड किया। ठीक है, चलिए। Then she attached 2 incompletely inflated balloons to the mouth. Inflated balloons means उसने बैलून में बिल्कुल भी हवा नहीं रखा, या थोड़ा हवा तो रहना ही रहना है। आप कितना भी कोशिश करेंगे बच्चों, इसमें से आप हवा नहीं निकाल सकते हैं। She inflated the balloon. उसने 2 बैलून से उस कॉर्क को कवर कर दिया। क्लियर? ठीक। ये कौन है? They are known balloons. To the mouth of each test tube, she kept the setup in warm place away from sunlight. Kept in warm place
away from sunlight. ठीक है, चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 days? She observes that the balloon attached to test tube B was flattened. What can be possible explanation for this? What can be explanation? This is our yeast. Come to the point. What is the function of yeast or what is yeast? सबसे पहले शुगर को आपने गर्म जगह पे रख दिया। शुगर बहुत ज्यादा में अगर इसके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन बची है तो उससे रिएक्शन करेगा, हम उसको पढ़ेंगे। पर अगर इसमें मान की चलो सिर्फ 1% ही ऑक्सीजन है, 1% ही ऑक्सीजन है, तो ये ईस्ट क्या करेगा बच्चों, अपने फर्मेंटेशन का काम शुरू कर देगा। तो आइए हम ईस्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पहले नोटिस करते हैं कि ये वाला जो बी है हमारा, बैलून नंबर बी जो है, सॉरी टेस्ट ट्यूब नंबर बी जो है, उसमें का जो बैलून है वो कुछ इस तरीके से फूल जाएगा। और वो क्यों फूलेगा हमको उसका आंसर देना है। तो हम ईस्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कर रहे हैं। इसको लिख लीजिए बच्चों। इसको आप एक काम करिए, यहाँ पर एक साइड में क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्ट। ये आपका आंसर प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा और ये एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट और हाउ द ईस्ट फंक्शनेट और how we bake a cake, how we bake a naan, how we bake a bread and dash dash dash। ठीक है, तो चलिए हम पहला करते हैं कि कभी भी वार्म टेम्परेचर या वार्म एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ईस्ट सबसे ज्यादा डेवलप करेगा। फर्स्ट पॉइंट, ईस्ट ग्रोस वेरी वेल इन वार्म टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले ईस्ट, ये जो छोटे छोटे ईस्ट है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, बहुत ज्यादा। 1 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा करके बहुत जल्दी वो 1 लाख मिलियन बिलियन तक के पहुंच जाते हैं। ठीक, ओके। शुगर हैज O2 in its formula। ये मैंने आप लोग के हिंट के लिए लिख दिया, ठीक है, दैट इज C6H12O6। अब देखिए मैंने इसमें कहा था कि हो सकता है बैलून में 1% ऑक्सीजन हो, चलो मैंने उस 1% को भी बाहर निकाल दिया। अब देखिए शुगर में खुद में 1 ऑक्सीजन का मात्रा है, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा अवेलेबल है। तो ईस्ट को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ईस्ट क्या काम करेगा, ईस्ट ब्रेक डाउन इनटू द फूड्स। कौन सा फूड है बच्चों, शुगर। ब्रेक डाउन द फ्रूट एंड कैरी ऑन इट्स ग्रोथ, ठीक है, चलो वो अपनी ग्रोथ करना चालू कर दिया। एंड जनरेट, अब यहाँ पे इसको कार्बन भी दिख रहा है बच्चों, लुक एट हियर, एंड जनरेट व्हाट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर एक गैस मिल गई। कौन सी गैस मिल गई, CO2 मिल गई। और जैसे CO2 गैस मिलेगी तो ये जो हमने शुगर रखा है ना बच्चों, ये शुगर, इस शुगर में छोटे छोटे बबल्स जैसे डेवलपमेंट्स और गैस बाहर निकलना चालू होगा जो बैलून को पूरी तरीके से फुला देगा। ओके, विच फॉर्म्स इन द बबल फॉर्म। एक चीज और लिख देते हैं साथ में कि
ईस्ट जो होता है ना थोड़ा सा अल्कोहल भी रिलीज करता है. ईस्ट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल. Due to it smell और स्मेल क्या लिखना चाहिए बच्चों? ड्यू टू स्मेल एंड ओडोर, बांस, बदबू. चलिए ये रहा हमारा प्रैक्टिकल. हमने क्या देखा? हमारा क्वेश्चन फर्स्ट अराइज हो रहा है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, water evaporate in test tube B and fill the balloon with the water vapor. ये जो B था बच्चों, ये B को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाना है. अब देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके आप लोग को बता रही हूँ. ये रहा हमारा बालून का फूलना. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है water evaporate in test tube B and filled with balloon and water vapor. बच्चों नहीं, यहाँ पे वाटर वेपर तो नहीं भरता है. वाटर फंक्शन में कई बार कुछ कंडीशंस में वाटर यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है. इस H2 की वजह से वाटर जनरेट होता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज बनता है और सुक्रोज में मैक्सिमम OH बॉन्ड रहता है, तो यहाँ पर वाटर वेपर तो नहीं बनता, रेयर कंडीशन में बन सकता है. Therefore A is not true. 100% तो नहीं मानती हूं मैं इसे. आइए अब हम B को देखते हैं. B कह रहा है the warm atmosphere expanded the air inside the test tube. warm atmosphere. बच्चों ये क्या कह रहा है? गरम. हमने जिस जगह गरम में इसको रखा है वो एटमॉस्फेयर, यानी कि इसके अंदर जितनी भी हवा थी, थोड़ी सी भी कोई भी एयर थी, बाहर पे भी गरम हवा है, अंदर में भी थोड़ी सी भी जो हवा थी, एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बीच इन्फ्लेटेड, ये जाके इस बैलून को फुला रहा है. नॉट 100% श्योर, नॉट 100% ट्रू. हम बोल सकते हैं समटाइम्स दैट इज ट्रू बट नो, नॉट श्योर. ओके, नो. warm air didn't expand inside and inflaten the balloon. Now we are on C. Yeast produce a gas inside the test tube B which inflaten the balloon. Very big true. Very big truth. क्या कह रहा है? Yeast produce a gas. Yes, this is true. Write down बच्चों. True. Yeast produce gas CO2 which inflaten the balloon. ठीक है. नाउ हमारा डी. शुगर रिएक्टेड विथ वार्म एयर विच प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटन द बैलून. आप बताइए शुगर अगर यहाँ पर बच्चों देखो, हम अभी भी बी में ही है ना, हम बी का ही आंसर तैयार कर रहे हैं. अगर शुगर है यहाँ पर और शुगर क्या रिलीज कर रही है? एयर, वार्म एयर विच प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटन द बैलून. डी. sugar reacted with warm air. That's true. Warm air and for CO2 plus H2O. That's true. कि शुगर जो है गर्म हवा से मिलकर CO2 और H2O बनाती है. Therefore बच्चों ये वाला जो हमारा B टेस्ट ट्यूब, A टेस्ट ट्यूब है ना, ये उतना तो नहीं फूलेगा बट थोड़ा सा तो फूलेगा, इतना तो नहीं फूलेगा. और ये हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के लिए भी आंसर है.
क्लियर? देखिए हमने 4 चीजें पढ़ी। पहली चीज में ए में हमने ये देखा कि वाटर वेपर जो है वो यहाँ तक के भर जा रही है और बैलून को फुला रही है। नो, दिस इज नॉट 100% ट्रू। बी में हमने देखा क्योंकि हमने इसको गर्म हवा में रखा है, तो अंदर में पूरी गर्म हवा भर जा रही जिससे ये फूल जा रहा। नो, दिस इज नॉट 100% ट्रू। सी में हमने क्या देखा बच्चों? सी में हमने देखा कि ईस्ट जो हमने यहाँ पर ऐड किया है वो CO2 जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से बैलून फूल गया। दैट इज राइट। अब ये बैलून यहाँ पर ए में क्यों नहीं फूला? ए में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। आप देखिए कि ईस्ट को काम करने के लिए, ईस्ट को 100% यहाँ पर काम करने के लिए शुगर अपने में से एक कार्बन और ऑक्सीजन दे रहा है। शुगर क्या कर रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन दे रहा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और बैलून फूल रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ईस्ट नहीं है तो इस शुगर का जो काम होगा कंपैरेटिवली मान के चलिए, अगर यहाँ पर बैलून 95% पूरी तरीके से फूला हुआ है तो यहाँ पर वही चीज 5% में रहेगी। थोड़ा सा तो गैस का असर यहाँ पे दिखेगा हमको, ठीक है। 100% ये फ्लैटन था, फ्लैट हो गया था, ये बोलना हमारे लिए गलत है। बिकॉज वी आर रीडिंग क्यूरियोसिटी, वी आर रीडिंग बेसिक साइंस एक्टिविटीज, इसलिए फ्लैट आंसर इस वक्त देना गलत है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर क्वेश्चन 2। इसे मैं इरेज कर रही हूँ बच्चों, और हमने ईस्ट को तो पढ़ ही लिया है। चलिए फिर और पढ़ रहे हैं। ये रहा पार्ट 2। शी टूक अनदर टेस्ट ट्यूब, डन। 1/4 filled with lime water, this is 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. Very big true. उसने क्या किया बच्चों? इस वाले बैलून को यहाँ से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि CO2 जो था वो बबल फॉर्म्स में कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और इस कंडीशंस में इस बैलून का फटना ही संभव था, इसलिए उसने इस बैलून को B से हटा दिया, ठीक है। नाउ in such a manner gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with the lime water and shook it well. What do you think B? She want to find out. अब यही बैलून को बच्चों उसने क्या किया? इस केस में लगा दिया, सी में लगा दिया, ये रहा बैलून, और उसने काफी अच्छे से शेक करके इसे यहाँ पर रख दिया। अब वो क्या नोटिस करती है कि कुछ तो रिएक्शन दिखे, बट वहां पे कोई रिएक्शन नहीं दिखता है। व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पे रिएक्शंस किसके साथ देखा था? रिएक्शन करने के लिए ये बैठा था। बिकॉज लाइम वाटर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब बताइए उसे क्या दिखाई दिया? उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जो बैलून फ्लैट था वही फ्लैट बैलून उसी तरीके से पड़ा रहा। हमने तीनों भी टेस्ट को नोटिस कर लिया, साइंटिफिकली नोटिस किया, ठीक है। चलिए हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिस इज योर पेज नंबर 26 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ए फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। लुक इट हियर, एक फील्ड है बच्चों, ये वाला फील्ड है, इसमें एक फार्मर ने व्हीट क्रॉप लगाया, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। He added nitrogen rich fertilizer to the soil. What he added? Nitrogen rich fertilizer. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get good yield of crops in the neighbor field. Another farmer was growing in the neighbor field. Another farmer was growing bean crops.
in the neighboring field bean crops, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops. What do? No fertilizers. चलिए बच्चों, देखो बच्चों, ये वाला जो हमारा फार्मर है वो वीट में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दे रहा है, ठीक है, ये फर्टिलाइजर यूज किया, ठीक। और ये वाला जो हमारा फार्मर है ये यहाँ पर नेचुरल यूज कर रहा है, जो भी चीज है वो नेचुरल है। सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसने लगाया है बीन, और बीन की जो रूट होती है बच्चों, बीन की जो रूट होती है वो हमेशा नॉटेड होती है। नॉटेड रूट में क्या होता है बच्चों, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि हम माइक्रोबैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया पाया जाता है। और फर्टिलाइजर 100% आर्टिफिशियल है। क्लियर? क्या कह रहा है? 100% आर्टिफिशियल एंड गिविंग वेरी वेरी rich nutrients instant, मैं थोड़ा इसको दूर बनाती हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ओके। और ये रहा बच्चों हमारा सेकंड फील्ड का न्यूट्रिएंट्स, ये रहा हमारा सेकंड फील्ड। दिस इज अवर बीन एंड नेचुरल, ठीक है बच्चों, ये रहा नेचुरल। दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर बी, दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर ए, ठीक। अब देखिए फर्टिलाइजर यूज करने पर आर्टिफिशियल है। सेकेंड थिंग, ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स रिच दे रहा है। और हमारा जो यहाँ पर बीन लगा है बच्चों, ये जो बीन की रूट है वो नॉटेड रूट है। कैसी रूट है? ये नॉटेड रूट रहेगी, कुछ ऐसी, ठीक। इस नॉट में क्या रहेगा? इस नॉट में बैक्टीरिया है राइजोबियम। और फर्स्ट ऑफ ऑल राइजोबियम जो है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से एयर लेकर एक प्रोडक्ट जनरेट करता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नेचुरली ये एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है बच्चों? एयर ले रहा है। एयर ले रहा है, इट मीन्स यहाँ से अगर ये मड है, ये सॉइल है, तो सॉइल में क्या हो रहा है? पोरस हो रहा है, ठीक। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फार्मर बी ऐसा लिखते हैं, प्लांट बीन हैव नोडेड root in which the microbacteria rhizobium found, ठीक है। अब जब ये राइजोबियम हमको फाउंड हो गया तो राइजोबियम का फंक्शन भी हो जाता है, विच फॉर्म atmospheric, which gets air from atmosphere, and form nitrogen, essential nutrients for plant। डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ हाईएस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों हमको? ग्रोथ हाईएस्ट। और यहाँ पर हमको ग्रोथ क्या मिलेगी बच्चों? स्लो ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि मिट्टी पे लगाया है वीट, और यहाँ पर मिट्टी में क्योंकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है, इट मीन्स ये ह्यूमस जनरेट नहीं करेगा। ह्यूमस माने नमी, मिट्टी को हल्का सा मॉइस्चर बना के नहीं रखेगा। लैक ऑफ ह्यूमस, पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ ह्यूमस। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज ह्यूमस।
ठीक, बेनिफिशियल फॉर सॉइल, बेनिफिशियल फॉर सॉइल। ठीक, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो सॉइल है ना बच्चों वो हो जाएगी हार्ड, और ये वाली जो सॉइल है वो पोरस होने के कारण, एयरी होने के कारण सॉफ्ट और मल्टी टाइम क्रॉप्स को जनरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेगी, और ये सॉइल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो आ जाइए हम बेसिक और कंक्लूजन आंसर पर आते हैं। अब देखिए हमारा जो बेसिक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक फार्मर ने व्हीट लगाया है और एक फार्मर ने बीन लगाया है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए कि इसने फर्टिलाइजर क्यों यूज किया और इसने फर्टिलाइजर क्यों यूज नहीं किया। हमको ऑब्जर्वेशन में यही बताना बच्चों कि फर्टिलाइजर यूज नहीं करने का रीजन था कि ये अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए बचा के रखना चाहता था। तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, हमारा कंक्लूजन ये रहेगा बच्चों, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग को अगर लिखना है तभी लिख लीजिए। पॉइंट 1 2 3 1 2 3, पॉइंट नंबर 4, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 4 बच्चों, soil became hard, and point number 4, increase humus beneficial for soil। ठीक है, हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये कहता है farmer A wants high production, the highest production. He didn't caring of his field का कहना चाहिए, फील्ड की हाई प्रोडक्शन ओनली। ठीक है, चलिए अब इसका हम पॉइंट लिख देते हैं। ये फार्मर ए का तो हमने लिख दिया बच्चों, ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 हमने बी का लिखना है, तो इसको इसी तरह लिखते हैं, इसको लास्ट के पॉइंट्स को मिटा देते हैं। चलिए इसी को मिटा देते हैं। ओके, फार्मर बी इंक्रीज बी मेक his field enriched with humus, airy and क्या बोलना चाहिए, improve the soil texture, ये ठीक रहेगा। ठीक है, हमने आंसर्स को बच्चों 5 पॉइंट्स में लिखा है, हमने अपने आंसर्स को 5 पॉइंट्स में लिखा है। हमने दोनों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमने सारे फर्टिलाइजर्स के साथ में जो प्लांट्स में इफेक्ट होना है, मिट्टी में इफेक्ट होना है, उसको बताया है। और यहाँ पर हमने जो विदाउट फर्टिलाइजर्स नेचुरल, हम क्या पढ़े बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पर पढ़े फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमने पढ़ा यहाँ पे फ्रेंडली बैक्टीरिया। ठीक, फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन था, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया था जो बीन के रूट्स में मिला हमको, जिसने इसकी फर्टिलिटी बढ़ाया, मिट्टी को एयरी बनाया, सॉफ्ट स्मूथन बनाया, और अगले क्रॉप्स के लिए मिट्टी को परफेक्टली तैयार किया। इसको लगाने से लेगुमिनस प्लांट्स जिसमें राइजोबियम होते हैं उसको लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स को लगाने के बाद हम नेक्स्ट क्रॉप कोई भी लगा सकते हैं। लेगुमिनस तुरंत लगाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर दैट ईयर उसके 1 साल के अंतराल में या 1 साल के बाद
हमको वापस से लेगुमिनस प्लांट्स लगाना चाहिए जिससे सॉइल का टेक्सचर, फर्टिलिटी अच्छी हो। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी बच्चों कि फर्टिलाइजर यूज करने से इंक्रीजिंग इन पॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको कभी कुछ साइड इफेक्ट भी पूछा गया तो आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग इन पॉल्यूशन। कैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा बच्चों, सोचिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको आंसर दे रही हूँ। क्या होता है, ये मिट्टी है, इस पर मैंने अभी फर्टिलाइजर यूज कर दिया और यहाँ से आ गई बारिश आने के बाद ये फर्टिलाइजर थोड़ा सा मिट्टी के नीचे चला गया, डन। अब मैंने वापस से नेक्स्ट ईयर फिर से फर्टिलाइजर यूज किया, अब वापस से बारिश आई, अगले साल यही फर्टिलाइजर ये इतना नीचे चला गया और ये वाला फर्टिलाइजर इतना। यानी कि जब आज से 25 साल और 50 साल के बाद यहाँ पर से मैंने बोरवेल किया तो मुझको ये जो पानी मिल रहा है ना बच्चों, ये वाला जो वाटर मिल रहा है पीने का पानी, मुझे पूरा फर्टिलाइजर्स वाला मिला। दैट मीन्स ये वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज करता फर्टिलाइजर। I recommend to avoid such fertilizer. ओके, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक के है। हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th 6th एक साथ करेंगे। हैव अ नाइस डे।